अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग ठीक होंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो इंस्ट्रक्शन साइकिल है उसको कंप्लीट कर लिया था। मैं पहले उसको रिकैप कर देता हूँ क्विकली। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये टेबल अब आपके सामने आ गया है पूरा 25 इंस्ट्रक्शंस का, स्टार्टिंग फ्रॉम फैचिंग, देन डी कोडिंग, देन कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिवनेस इफ़ द इंस्ट्रक्शन इज़ मेमोरी रेफरेंस, एंड देन एग्जीक्यूशन फेज। ठीक है, तो इसमें जो कॉमन फेजेस हैं वो मैंने आपको बता दिया था कि फैच, डी कोड और इफेक्टिवनेस कैलकुलेशन फेजेस जो हैं दोज आर कॉमन। फैच, डी कोड और इफेक्टिवनेस कैलकुलेशन फेजेस जो हैं वो कॉमन है। ठीक है, और उसके बाद एग्जीक्यूशन जो है, एज्यूमिंग मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है तो वो हर इंस्ट्रक्शन की अपनी होगी। और अगर इंस्ट्रक्शन इनपुट आउटपुट की है या रजिस्टर रेफरेंस की है तो उस केस में फैचिंग और डिकोडिंग के बाद, जब ड्यूरिंग डिकोडिंग हमें पता चल जाता है कि इंस्ट्रक्शन लेट से नॉन मेमोरी रेफरेंस की है, आई मीन इनपुट आउटपुट या रजिस्टर रेफरेंस की, तो उस केस में इफेक्टिवनेस कैलकुलेशन वाला फेज़ नहीं चलेगा, बल्कि डिकोडिंग के बाद सीधा एग्जीक्यूशन फेज़ चला जाएगा, आइदर ऑफ रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस और इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। सो लेट मी क्विकली स्कैन दिस। ठीक है, हमें पता है कि सबसे इसमें ये सबसे पहले हमें पता है कि T0 में PC to AR जाना है। ठीक है, ये आर डैश क्या है ये मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर द टाइमिंग जस्ट इग्नोर दिस। लेकिन T0 में PC to AR, देन T1 में MAR to IR और PC में एक से इंक्रीमेंट, देन T2 में हम डिकोडिंग करते हैं। IR की बिट 12 से 14 डिकोडर्स से पास होके D0 to D7, इनमें से कोई एक 1 होता है और बाकी सब ज़ीरो। IR की बिट 0 to 11 ये AR में जाती हैं और IR की बिट 15 जो है वो I में जाती है। ठीक है, फिर एज्यूमिंग अगर इंस्ट्रक्शन मेमोरी रेफरेंस की है, ठीक है, तो T3 जो टाइमिंग सिग्नल है उसमें इफेक्टिवनेस कैलकुलेट होगा MAR to AR। इसका कंट्रोल वेरिएबल जो है दैट इज़ D7I T3 और अदर इट इज़ D7 बार। ठीक है, आपको मैंने बताया हुआ D7 बार I T3। तो इट मीन्स अगर D7 ज़ीरो है मीन्स मेमोरी रेफरेंस है, I1 है और T3 टाइमिंग सिग्नल है, तो ये काम होगा। मैंने पिछले लेक्चर में बड़ी डिटेल में ये एक्सप्लेन किया था। और अगर वो मेमोरी रेफरेंस है लेकिन इनडायरेक्ट में है तो T3 जो है इस CPU में वेस्ट जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर इंस्ट्रक्शन मेमोरी रेफरेंस की है और लेट से डायरेक्ट में या इनडायरेक्ट में, तो इफेक्टिवनेस कैलकुलेशन के बाद एग्जीक्यूशन फेज शुरू हो जाता है मेमोरी रेफरेंस का। ये इंटरप्ट साइकिल है। ठीक है, ये अभी मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये चैप्टर 11 में हम इंटरप्ट स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तो वहाँ जाके मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, बट एनीवे दिस इज़ इंटरप्ट स्ट्रक्चर और इंटरप्ट हैंडलिंग इंस्ट्रक्शंस हैं। सो एज्यूमिंग इंस्ट्रक्शन फैच हुई, डी कोड हुई, एज्यूमिंग वो मेमोरी रेफरेंस है, उसका इफेक्टिवनेस कैलकुलेट हुआ, तो उसके बाद अगर वो इंस्ट्रक्शन एंड की थी तो याद होगा मैंने कहा था जी दिस इज़ केस ज़ीरो, फाइन, दिस इज़ केस ज़ीरो। अगर इंस्ट्रक्शन एंड की है तो इट मीन D0 एक्टिव है, उधर से T4 1 है तो MAR to DR होगा। और अगले टाइम इसमें जब D0 T5 होगा एक्टिव तो AC और DR एंड होंगे, रिजल्ट AC में स्टोर होगा और काउंटर रीसेट हो जाएगा। फिर मैंने बताया था कि अगर इंस्ट्रक्शन जो फैच हुई है और डिकोड हुई है वो अगर एंड की बजाय ऐड की है, जिसका आपको 001 इस CPU में, तो केस 1 वाली इंस्ट्रक्शन चलेंगी। ठीक है, उसके माइक्रोप्रोसेस प्रोसेस होंगे सबसे पहले T4 में, लेकिन यहाँ D1 T4 होगा तो T4 में मेमोरी से डेटा रीड होगा और T5 में AC और DR ऐड होके रिजल्ट AC में स्टोर करेंगे। हाँ, यहाँ पे जब एडिशन करेंगे तो जो एडिशन के बाद मोस्ट सिग्निफिकेंट जो कैरी आउट होगा वो कैरी फ्लैग यानी ई फ्लैग जो यहाँ हमने एज ए कैरी फ्लैग यूज़ किया वो उसमें भी हम भेज देंगे और काउंटर रीसेट हो जाएगा। अगर इंस्ट्रक्शन जो फैच हुई थी वो लोड की थी यानी 010 आउटपुट था तो केस 2 वाली माइक्रोप्रोसेसर जो है वो प्रोसेस होंगे और वो क्या था MAR to DR और फिर DR से AC में, जब ये कंट्रोल वेरिएबल होगा T2 T5 और साथ काउंटर रीसेट हो गया। ठीक है, इस तरह से स्टोर की इंस्ट्रक्शन मैंने बताई थी जिसका ऑपकोड 011 है तो D3 T4 और ये सिंपल AC to MAR और काउंटर रीसेट। ठीक है, ये तीन इंस्ट्रक्शन जो हैं ये मैंने आपको बताई थी कि ये आपने खुद करनी है। ठीक है, ये तीन इंस्ट्रक्शंस जिसमें ब्रांच अनकंडीशनल है ये जंप के इक्विवेलेंट है, अनकंडीशनल जंप के इक्विवेलेंट ब्रांच एंड सेव एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, ये
प्रोसीजर कॉलिंग के लिए यूज़ होगी यहाँ पे। ऑल दो इसमें रिटर्न एड्रेस सेविंग मैकेनिज्म जो है वो इंटेल से डिफरेंट होगा, प्लीज़ गो थ्रू दिस। और ये जो एक इंस्ट्रक्शन है ISC इंक्रीमेंट एंड स्किप इफ ज़ीरो, ये इंक्रीमेंट की कमांड है। बेसिकली इंक्रीमेंट करती है तो मेमोरी से डेटा रीड करके लाती है DR में, उसको इंक्रीमेंट करती है 1 से, और उस डेटा को जब इंक्रीमेंट करके वापस मेमोरी में जहाँ से लाई थी उसको स्टोर करती है। और पर्टिकुलरली अगर DR में वो जो वैल्यू है जो मेमोरी से रीड होकर DR में लाए थे, ठीक है, इंक्रीमेंट के बाद अगर वो ज़ीरो हो जाए तो PC में 1 से इंक्रीमेंट भी कर देती है, ठीक है। तो PC में 1 से इंक्रीमेंट कर देती है और साथ काउंटर रीसेट कर देती है। मैं ये यहीं लिख देता हूँ काउंटर रीसेट, ठीक है। तो PC में 1 से इंक्रीमेंट भी कर देती है, ठीक है, और काउंटर रीसेट कर देती है। अब ये इंस्ट्रक्शन चैप्टर 6 में इसका जो प्रोग्रामिंग का है, ठीक है, उसमें इसकी आपको समझ आएगी कि ये कहाँ यूज़ करते होंगे ISC इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इसका क्या फ़ायदा है। लेकिन यहाँ सिर्फ मैं क्विकली मैं बता रहा हूँ कि ये बेसिकली ये जो 3 माइक्रोप्रोसेसर्स हैं जो ISC से रिलेटेड हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, D64 D65 D65 में, यानी ये 3 माइक्रोप्रोसेसर्स। तो जिसमें ये है बेसिकली इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि ये कोई इफेक्ट जो इंस्ट्रक्शन जब रीड हो फैच हुई होगी, डिकोड हुई होगी, लेट से वो पता चला कि इंक्रीमेंट स्केप ऑफ ज़ीरो है, इफेक्टिव टेस्ट रीड हुआ होगा, तो जब यहाँ आएंगे हम उसके एग्जीक्यूशन फेज़ में, तो उस इफेक्टिव टेस्ट से डेटा रीड होगा, उसको 1 से इंक्रीमेंट किया जाएगा, उसको वापस स्टोर किया जाएगा, और अगर वो जो डेटा रीड होने के बाद इंक्रीमेंट हुआ है अगर वो ज़ीरो है तो PC में 1 से और इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो इसको इंक्रीमेंट एंड स्किप इफ ज़ीरो क्यों कह रहे हैं? इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि आपने कुछ इंक्रीमेंट किया है, ठीक है, 1 से, और उसके बाद स्किप इफ़ ज़ीरो मीन्स कि वो जो डेटा रीड किया था अगर वो इंक्रीमेंट करने के बाद उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, ये कंडीशनल टेस्ट है, अगर वो ज़ीरो हो जाती है तो PC से 1 इंक्रीमेंट और कर दिया यहाँ पे ना, प्लीज़ कीप इन माइंड, एक PC में इंक्रीमेंट तो जब इंस्ट्रक्शन फैच होती है T1 के दौरान होता है, एक इंक्रीमेंट PC में ड्यूरिंग T1 होता है जब इंस्ट्रक्शन फैच होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है लेट से मैं ये कहता हूँ कि 030 एड्रेस पे ये इंस्ट्रक्शन ISC पड़ी हुई है, इंक्रीमेंट स्किप ज़ीरो, वेदर इट इज़ इन द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो लेट से मैं कहता हूँ जी फॉर इंस्टेंस डायरेक्ट में चलें, ठीक है, ऑप कोड इसका 110 है, और लेट से यहाँ पे पड़ा हुआ है फॉर इंस्टेंस 070 एड्रेस फील्ड में, ठीक है। तो क्या होगा, मैं ज़रा जल्दी से ये क्विकली समझा दूँ, ऑल्दो ये आपने इसको फिर देखना है। T0 में PC to AR, तो PC इनिशियली T0 में PC to AR, तो PC में 030 इनिशियली पड़ा होगा, तभी इस इंस्ट्रक्शन की बारी है प्रोसेस होने की, और ये बेसिकली इंक्रीमेंट स्किप ज़ीरो इंस्ट्रक्शन है क्योंकि 110 ऑप कोड हमने ISC को साइन किया है। तो T0 में PC to AR जाएगा, यानी AR में 030 आ जाएगा। T1 में MAR to IR आएगा, यानी IR में ये पूरा मशीन कोड रीड होकर आएगा 0110 070। याद रखें ये 070 जो है हेक्स में है। और एक और ये है कि T1 में हमने PC से एक इंक्रीमेंट किया तो 031 आ जाएगा। T2 में डिकोडिंग होनी है, I में 0 आ जाएगा, ये 110 की बेसिस पे D61 होगा और बाकी सारे ज़ीरो होंगे, यानी D0 D1 टिल D5, और ये भी ज़ीरो होगा एंड D7 भी ज़ीरो होगा, ठीक है, सिर्फ D61 होगा, और साथ ये AR में चला जाएगा, AR में 070 चला जाएगा, तो ये T2 में होगा। फिर T3 में चूँकि इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट ट्रेसिंग मोड की है तो T3 में कुछ नहीं होगा, ठीक है। फिर T4 जब आएगा तो T4 चूँकि उधर से D6 एक्टिव हुआ है तो ये वाला काम शुरू हो जाएगा D64, ठीक है। तो D64 में क्या है, MAR to DR, तो AR में 070 है, तो लेट से 070 में कुछ पड़ा हुआ है, फॉर इंस्टेंस F फॉर इंस्टेंस ये पड़ा हुआ है, तो D64 में MAR to DR, तो DR में मेमोरी से जो 070 एड्रेस पे पड़ा हुआ है F वो रीड होके आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद D65 में क्या डिफ़ाइन किया हुआ है, D65 में कि DR में 1 से इंक्रीमेंट कर दें, इसमें 1 से इंक्रीमेंट कर दें। अब जब इसमें 1 इंक्रीमेंट करेंगे यानी +1 करेंगे
तो एफ इज़ 15 + 1 16 यानी 0, फिर 1 कैरी गया, 15 + 1 16 यानी 0, 1 कैरी, 15 + 1 16 0, 1 कैरी 0 और 1 कैरी आउट। ये कैरी आउट जो है ये कैरी फ्लैग में चला जाएगा, यानी ई फ्लैग में चला जाएगा, और ये जो चीज़ है ये डी आर में आ गई, ठीक है। तो डी आर में +1, डी आर में +1 किया तो डी आर में ये वैल्यू आ गई, ठीक है। इट मीन ये डी आर में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट D66 में क्या डिफाइन किया हुआ है कि डी आर की वैल्यू वापस मेमोरी में रख दें। ये डी आर में 0000 है, इसको मेमोरी में किस एड्रेस पर रखना है, जो ए आर में एड्रेस कैलकुलेट हुआ है वो 070 है। तो डी आर की ये वैल्यू 0000 DR2 MAR मेमोरी में वापस कर दिया है। मेमोरी में 070 पे यहाँ FFF की बजाय 0000 ओवरराइट हो जाएगा, 0000 ओवरराइट हो जाएगा। और अब ये कंडीशन टेस्ट होगी, ये कंडीशन टेस्टिंग हार्डवेयर में कैसे होगी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। अगर DR 0 है, चूँकि यहाँ DR 0 है, हम इसका हार्डवेयर टेस्ट भी देखेंगे कैसे करेंगे। देन PC +1, तो चूँकि ये कंडीशन ट्रू है तो PC 1 से इंक्रीमेंट दोबारा हो जाएगा। PC ऑलरेडी कितना था 031, PC 031, ठीक है। तो अब चूँकि कंडीशन ट्रू है, DR 0 है, तो PC में 1 से इंक्रीमेंट और हो जाएगा और ये 032 आ जाएगा, और साथ ही काउंटर रीसेट हो जाएगा। काउंटर रीसेट होने की वजह से दोबारा T0 एक्टिव हो जाएगा, दोबारा T0 एक्टिव हो जाएगा, और जब दोबारा T0 एक्टिव होगा तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का इंस्ट्रक्शन साइकिल शुरू हो जाएगा। तो PC में इस केस में जो पिछली इंस्ट्रक्शन चली थी तो PC में 030 पड़ा हुआ था, और अब PC में 032 आ गया, अब PC में 032 आ गया। इट मीन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन साइकिल जो है वो 32 एड्रेस से चलेगी। इट मीन्स कि जो 031 एड्रेस वाली इंस्ट्रक्शन है वो स्किप हो गई। हाँ, ये तभी होना था अगर जो डेटा रीड हुआ है स्पेसिफिक लोकेशन से उसको इंक्रीमेंट करने से DR 0 हुआ। अगर DR 0 हुआ तो तभी ये जो यहाँ पे इंक्रीमेंट इन PC है ये हमने किया 31 की बजाय 32। और अगर DR में वैल्यू 0 ना होती तो ये दोबारा इंक्रीमेंट PC से ना होता, PC 31 ही रहता। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो 30 के बाद 31 पे होती सीक्वेंस में वो चलती। इट मीन्स ये एक कंडीशनल स्किप है। स्किप मीन्स हमेशा ज़हन में रखें वेदर इट इज़ कंडीशनल स्किप और अनकंडीशनल स्किप। स्किप का मतलब है कि नेक्स्ट वन इंस्ट्रक्शन को स्किप करना, ठीक है, उसको छोड़ के और उसके बाद वाली इंस्ट्रक्शंस को चलाना। तो यहाँ पे आई होप इसका आपको समझ आ गई कि ISC इंक्रीमेंट एंड स्किप इफ़ ज़ीरो, कि आपने जो डेटा रीड किया मेमोरी से उसमें एक इंक्रीमेंट करें, जो डेटा रीड किया उसमें एक इंक्रीमेंट करें, उस डेटा को वापस स्टोर करें जहाँ से रीड किया। और अगर DR 0 हो जाता है, यानी वो डेटा रीड होने के बाद इंक्रीमेंट होकर अगर 0 हो जाता है, तो PC में एक और इंक्रीमेंट कर दें तो डबल इंक्रीमेंट हो जाएगा PC में। इट मीन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्किप हो जाएगी। तो ये स्किप तभी होगी अगर वो डेटा 0 हो जाता है, इसलिए इसका नाम है इंक्रीमेंट एंड स्किप F0, इंक्रीमेंट एंड स्किप F0। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। अच्छा, ये मैंने बता दी। उसके बाद आपको याद होगा कि अगर हम कहते हैं जी हमने इंस्ट्रक्शन फैच की देन डिकोड की, और डिकोड में पता चला कि इंस्ट्रक्शन जो है वो रजिस्टर रेफरेंस की है, तो इट मींस T2 के बाद सीधा उसकी एग्जीक्यूशन होगी। तो हम सीधा यहाँ से सीधा उसकी एग्जीक्यूशन फेज में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जहन में रखें, ये RB11 RB10, इसमें R जो है दैट इज़ D7I/T3, इसमें R जो है दैट इज़ D7I/T3। तो ये D7I/T3 B11 है, ये D7I/T3 B10 है, ये D7I/T3 B9 है, ये D7I/T3 B8 है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इट मीन्स ये सारे जो माइक्रोवेशन है ये T3 में ही परफॉर्म होंगे, बेशक वो CLA की इंस्ट्रक्शन है, CLE की इंस्ट्रक्शन है, CMA की इंस्ट्रक्शन है, एंड सो ऑन। और आपको याद होगा ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, दिस इज़ दिस लेक्चर टू समराइज ऑल दिस। तो अगर इंस्ट्रक्शन CLA की है यानी 7800 मशीन कोड है, तो ये कंट्रोल वेरिएबल 1 होगा, और उसमें हमने सिंपली AC को रीसेट कराना है, और आपको मैंने बताया था कि काउंटर रीसेट भी होगा। वो इसने यहाँ बता दिया कि जब R1 होगा तो काउंटर रीसेट करना ही करना है, तो इसलिए अलहदा उसने मेंशन नहीं किया। अगर वो CLE की इंस्ट्रक्शन है तो उधर RB10 कंट्रोल वेरिएबल एक्टिव होगा और उसमें E को रीसेट करना है, और इट मींस काउंटर रीसेट करना है। अगर CMA कॉम्प्लीमेंट AC की इंस्ट्रक्शन है तो RB9 एक्टिव होगा, और उसमें AC में हमें AC का कॉम्प्लीमेंट भेजना होगा, AC में AC का कॉम्प्लीमेंट भेजना होगा, ठीक है। और साथ हमें काउंटर को रीसेट करना है। अगर CME की इंस्ट्रक्शन है तो E में E का कॉम्प्लीमेंट भेजना होगा,
और साथ हमें काउंटर को रीसेट करना होगा। सिमिलरली सर्कुलेट राइट मैंने एक्सप्लेन की थी, सर्कुलेट लेफ़्ट की थी। अच्छा, ये इंस्ट्रक्शन मैंने आपसे कहा था वैसे खुद कर लें, लेकिन चलें मैं अभी क्विकली बता देता हूँ। इंक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शन ये तो बहुत सिंपल है, एसी में जस्ट इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। दिस इज जस्ट इंक्रीमेंट, और ये कोई कंडीशनल इंक्रीमेंट नहीं है, जस्ट इंक्रीमेंट है। तो ये RB5 कंट्रोल वेरिएबल और एसी में एसी इंक्रीमेंट करना है और काउंटर को रीसेट कर देना है। ये जो 4 नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस हैं ये कंडीशनल स्किप्स हैं, ठीक है। ये कंडीशनल स्किप हैं, जैसे यहाँ पे कंडीशनल स्किप थी, ठीक है। स्किप में होता क्या है कि पीसी से दोबारा इंक्रीमेंट एक किया जाता है, एक पीसी में इंक्रीमेंट। तो शुरू में टी वन में जब इंस्ट्रक्शन जो है वो फैच हो रही होती है तो उसमें पीसी में एक इंक्रीमेंट किया जाता है। और अगर उस इंस्ट्रक्शन साइकिल के दौरान दोबारा कहीं पीसी इंक्रीमेंट हो तो इसका मतलब है हमें एक इंस्ट्रक्शन स्किप करनी है। वो दोबारा पीसी इंक्रीमेंट जो है वो कंडीशनल भी हो सकता है, वो अनकंडीशनल भी हो सकता है, ठीक है। बट एनीवे यहाँ ये सारे कंडीशनल स्किप्स ही हैं इंस्ट्रक्शन। फॉर इंस्टेंस ये SPA स्किप इफ़ पॉजिटिव AC, इसका मतलब है अगर AC पॉजिटिव है तो तब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्किप करनी है। ये इंस्ट्रक्शन जब आप इसकी प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे तो आपको इनका समझ आएगी कि जितनी ये फेल्स वगैरह और ये चीज़ें लूप्स वगैरह यूज़ करें तो इनमें ये सारी इंस्ट्रक्शन यूज़ होती हैं, ठीक है। बट प्लीज़ कीप इन माइंड SPA मीन स्किप इफ़ पॉजिटिव AC। मैं थोड़ा सा यहाँ बता दूँ कि AC जो है ज़ाहिर है इस CPU में जब भी कोई इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होगी तो उसका रिज़ल्ट AC में आएगा। अब ये जो फॉर इंस्टेंस ये इंस्ट्रक्शन है स्किप इफ़ पॉजिटिव AC, तो इसका मतलब है कि ये AC में जो रिज़ल्ट किसी इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन के बाद पड़ा हुआ है, ठीक है। AC में जो रिज़ल्ट पड़ा हुआ है तो हमें पता है कि उसकी बिट नंबर 0 से लेकर 15 तक है, और ये भी हमें पता है कि जो रिज़ल्ट आया है उसका जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है यानी बिट 15th बिट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द साइन बिट, ये बेसिकली डिटरमिन करता है कि रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आइदर द रिज़ल्ट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। And we know the convention that if the sign bit is 0 then the result is positive, and if sign bit is 1 then the result is negative. It means कि अगर कभी AC में कोई रिज़ल्ट पड़ा हुआ है और उसकी बिट नंबर 15 0 है, बाकी जो मर्ज़ी पड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो उस केस में वो रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव कंसिडर होगा। और अगर कभी AC में उस केस में द नंबर इज़ कंसिडर टू बी पॉजिटिव। और अगर कभी AC में नंबर पड़ा हुआ है जिसमें MS भी 1 है, साइन बिट 1 है, बाकी जो मर्ज़ी डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उस केस में चूँकि साइन बिट 1 है द नंबर इज़ कंसिडर्ड एज नेगेटिव। अब यहाँ जो कहा गया है इसमें कि SPA स्किप इफ पॉजिटिव AC, इसका मतलब है कि हम स्किप करवाना चाहते हैं। इसका मतलब है स्किप करवाना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि PC में 1 से इंक्रीमेंट तो करवाना चाहते हैं, ठीक है। PC में 1 से इंक्रीमेंट करवाना चाहते हैं लेकिन कंडीशनली। कब? जब AC पॉजिटिव हो। इट मीन हमने एक PC तो T1 में इंक्रीमेंट हो चुका है और एक ये T3 में जब एग्जीक्यूशन हो रही है T3 में, एक ये T3 में एग्जीक्यूशन हो रही है। और अगर AC उस वक्त पॉजिटिव हुआ, यानी इसका मतलब है AC पॉजिटिव कैसे पता चलेगा, उसकी सिर्फ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट या साइन बिट टेस्ट कर लें विच इज़ बिट नंबर 15। तो हमने यहाँ टेस्ट लगाया और इसको हम हार्डवेयर डिज़ाइन भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो कहा गया कि इफ़ AC बिट 15 इज इक्वल टू 0, यानी अगर इसका मतलब है कि नंबर AC में पॉजिटिव पड़ा हुआ है देन PC प्लस 1। तो ये PC में इंक्रीमेंट जो है ये अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी होगा, हार्डवेयर लेवल पे तभी होगा। इट मीन अगर नंबर पॉजिटिव हुआ तो तभी इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो ये स्किप इफ पॉजिटिव की है। नेक्स्ट स्किप इफ नेगेटिव AC है। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। RB3 उसका कंट्रोल वेरिएबल है और उसमें सिर्फ AC बिट 15 अगर 1 है तो तब PC में PC का इंक्रीमेंट करना है। सिमिलरली ये भी स्किप की इंस्ट्रक्शन है और यह स्किप इफ 0 AC, कि अगर AC में 0 पड़ा हुआ है तो उसका कंट्रोल वेरिएबल RB2 है। तो इसमें हम कहेंगे कि अगर AC में 0 पड़ा हुआ है, उसकी सारी बिट्स 0 हैं, यानी एंटायर रिजल्ट इज़ 0 इन AC, देन PC में इंक्रीमेंट करो। और ये है स्किप इफ 0 इन E फ्लैग, ठीक है। इसका कंट्रोल वेरिएबल RB1 है। तो हम ये कह रहे हैं कि इफ़ E इज़ 0 देन PC प्लस 1। और इन सारों में ज़ाहिर है ये काम करने के बाद काउंटर हमने रीसेट करना ही करना है, ठीक है। काउंटर को रीसेट करना है, ठीक है। और ये हॉल्ट की इंस्ट्रक्शन है प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए। और इसी तरीके से इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस मैंने आपसे कहा था, प्लीज़ इनको गो थ्रू कर लीजिएगा। वेरी सिंपल इंस्ट्रक्शन है, 6 इंस्ट्रक्शन है, इनपुट है, आउटपुट है एंड सो ऑन।
तो ये भी एक ही टाइम स्केल में कंप्लीट होंगी। अगर इट मीन्स के D7 1 हुआ और I 1 हुआ तो उस वक्त इनपुट आउटपुट की इंस्ट्रक्शन होगी और T3 1 होने पे उनकी एग्जीक्यूशन होनी है। तो इसको हमने P का नाम दे दिया था, याद होगा। तो इट मीन्स इफ़ P इज़ 1 एंड B11 इज़ 1 तो इनपुट इंस्ट्रक्शन होगी P1 मीन्स इफ़ D7 इज़ 1, I इज़ 1 एंड T3 इज़ 1, ठीक है, तो इट मीन P इज़ 1 एंड देन B11 इज़ 1, तो इस मीन वो इनपुट की इंस्ट्रक्शन है, तो वो इनपुट का सिमिलरली आउटपुट की है एंड सो ऑन। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी इसको क्विकली हम अब एक फ्लो चार्ट से भी देख लेते हैं। चार्ट, अच्छा, तो मैं अभी ये सारी चीज़ जो है वो फ्लो चार्ट में भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो लेट्स से वी सी दिस फ्लो चार्ट, ठीक है। ये जो इंस्ट्रक्शन साइकिल हमने अभी तक गो थ्रू किया है और उनकी डिटेल्स देखी है। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि काउंटर इनिशली रीसेट होगा जिसकी वजह से T0 एक्टिव होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि फॉर द टाइम बिंग ये इग्नोर कर दें कि ये मैंने कहा था T0 में PC2 AR है, T1 में MA2IR और PC इंक्रीमेंट, T2 में ये काम होना है। साथ ही R डैश भी यूज़ हो रहा है, R डैश T0, R डैश T1, R डैश T2। ये कहाँ से आया? ये मैं ब्रीफिंग यहाँ से दे देता हूँ। डिटेल हम चैप्टर 11 में जब इनपुट आउट डिवाइसेस और हैंडलिंग और इंटरप्ट स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे तो वहाँ हम देखेंगे। लेकिन जस्ट मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि R एक फ्लिप फ्लॉप है यहाँ पे, और इस फ्लिप फ्लॉप को बेसिकली हमने यूज़ किया यहाँ पे इंटरप्ट की हैंडलिंग के लिए। तो अगर कभी कोई आईओ डिवाइस जो है वो इंटरप्ट करता है सीपीयू को, तो उस वक़्त जो है ये आर जो फ्लैग है या इसको फ्लिप फ्लॉप कह लें, ये उसको सेट कर देगा, ठीक है। जब आईओ डिवाइस कोई इंटरप्ट करेगा सीपीयू को अपनी इनपुट आउटपुट हैंडलिंग के लिए, ठीक है, तो इसकी सारा एक चैप्टर है, हम उसमें डिटेल देखेंगे किस तरह से ये सारी हैंडलिंग होगी। लेकिन जब भी कोई आईओ डिवाइस जो है वो इंटरप्ट करेगा सीपीयू को, तो इस सीपीयू में आर एक फ्लिप फ्लॉप है, ये फ्लैग है, उसको वो सेट कर देगा, ठीक है। और जब वो सेट करेगा तो उस वक्त जो है वो फिर इंटरप्ट साइकिल चलेगा, ठीक है। ये इंटरप्ट साइकिल की डिटेल में यहाँ अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन इफ़ आर इज़ 1 तो फिर हमारी जो करंट इंस्ट्रक्शन है, लेट्स 030 एड्रेस वाली इंस्ट्रक्शन है अब चलना था, लेकिन अगर इंटरप्ट आ गया तो उस केस में वो इंटरप्ट साइकिल जो है वो चलेगा, ठीक है, और हमारी करंट इंस्ट्रक्शन नहीं चलेगी। उसके लिए वो ज़ाहिर है वो रिटर्न एड्रेस कहीं स्टोर करेगा और फिर उस इंटरप्ट सर्विस रूटीन को हैंडल करेगा और फिर वापस जो है वो जो प्रोग्राम है वो रिज्यूम करेगा। ये डिटेल्स में यहाँ अभी डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन अगर R1 है तो उस केस में ये इंटरप्ट साइकिल की ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये हम लेटर ऑन देखेंगे। लेकिन अगर R0 है, इसका मतलब है इफ़ R इज़ ज़ीरो, इफ़ R इज़ ज़ीरो, तो उस केस में इसका मतलब है कि कोई आईओ डिवाइस ने इंटरप्ट रिक्वेस्ट नहीं की, ठीक है। इसका मतलब है जो हमारे प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन चल रही है उसी प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन जो है वो ऑनवर्ड कंटिन्यू करेगी। सो इट मीन इफ़ R इज़ ज़ीरो, इफ़ R इज़ ज़ीरो, उस केस में इंस्ट्रक्शन साइकिल जो हमारे प्रोग्राम की नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन अपने प्रोसेस से चलेगी। यानी सबसे पहले PC2 AR होगा T0 में, फिर T1 में MA2IR PC इंक्रीमेंट। अब साथ चूँकि ये काम T0 T1 T2 वगैरह में तब डिफाइंड है व्हेन R इज़ ज़ीरो, तो इसका मतलब है R0 है तो R डैश यहाँ यूज़ कर लिया, तो इसलिए R डैश T0, R डैश T1 एंड सो ऑन, R डैश T2 वगैरह नज़र आ रहे हैं। ऑन द अदर हैंड अगर इंटरप्ट अक्कर हो रहा है तो उस केस में चूँकि R1 पे होना है तो वही काम T0 T1 T2 में जो डिफाइन हुआ है उसको कंट्रोल वेरिएबल RT0 RT1, तो R यहाँ अनप्राइम्ड है, RT2, तो ये 3 टाइमिंग सेल में ये इंटरप्ट साइकिल जो है उसमें रिटर्न एड्रेस स्टोर करना है और कंट्रोल को ट्रांसफ़र करना है जहाँ इंटरप्ट सर्विस रूटीन लिखी होगी, ठीक है। ये सारी डिटेल मैंने कहा था आपको मैं बताऊंगा चैप्टर 11 में, हम जाके देखेंगे इसको डिटेल में, ठीक है। तो ये कर दिया, तो इसका मतलब ये T2 टाइमिंग सेल तक चलना ही है, तो इसीलिए यहाँ T2 तक R डैश T0, R डैश T1 और R डैश T2 चला है। लेकिन उसके बाद T3 में अगर चलता है आपका इंस्ट्रक्शन तो इसका मतलब है कोई इंटरप्ट साइकिल की नहीं है, वो आपके प्रोग्राम की किसी इंस्ट्रक्शन है जो चल रही है, ठीक है। सो इट मीन्स दिस R डैश T0, R डैश T1, R डैश T2 अब आपको क्लियर हो गया कि ये R डैश कहाँ से जंप इन किया है,
ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली वो बाकी सारा आप देख लें कि अगर लेट से अब हम इस हाफ को देखेंगे, ठीक है, विल लुक एट दिस हाफ। तो इसमें क्या हुआ कि इफ़ आर इज़ ज़ीरो इट मीन इंस्ट्रक्शन, हमारी इंस्ट्रक्शन साइकिल चलना है। तो सबसे पहले T0 में PC टू AR जाएगा, यानी R डैश T0 साथ आ गया, R डैश आ गया। फिर नेक्स्ट टाइम सेल जब T1 एक्टिव होगा तो MAR टू IR और PC एक से इंक्रीमेंट होना है। फिर नेक्स्ट टाइम सेल में IR वो जो डिकोडिंग फेज़ है उसमें क्या होता है कि IR की बिट 15 जो है वो I में जानी है, IR की बिट 15 I में, बिट 12 to 14 डिकोड होनी है और बिट 0 to 11 AR में जानी है। ठीक हो गया। ये T0 T1 T2 का काम होने के बाद उसके बाद हम D7 टेस्ट करेंगे, ठीक है। अगर D7 ज़ीरो है इट मीन्स वो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है, इफ़ D7 इज़ ज़ीरो मेमोरी रेफरेंस। और अगर D7 1 है तो वो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन या रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है, यानी कि वो नॉन मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है। अगर D7 1 है तो वो नॉन मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है, यानी आइदर इट इज़ रजिस्टर रेफरेंस और इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। चलें पहले हम अगर D7 ज़ीरो है मेमोरी रेफरेंस है तो उसमें देख लेते हैं। उसमें फर्दर अगर I को टेस्ट किया जाएगा, इफ़ I इज़ ज़ीरो it is a direct addressing mode instruction, and if I is 1 it is an indirect addressing mode instruction. If I is 1 indirect and if I is 0 it is direct addressing mode instruction. चलें अगर indirect में है तो नेक्स्ट जो T3 टाइमिंग सिग्नल होगा उसमें MAR टू AR वाला काम किया जाएगा, ठीक है। मैं बड़ी डिटेल में बता चुका हूँ। अगर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की इंस्ट्रक्शन है, मेमोरी रेफरेंस है, तो वो याद है D7 बार IT3 टाइमिंग सिग्नल, ये कंट्रोल वेरिएबल 1 होगा और ये प्रोसेस चलेगा MAR टू AR वाला। और आपको मैंने बताया था कि इस काम के लिए मेमोरी की रीड इनपुट को एक्टिव किया जाएगा और AR की लोड इनपुट को एक्टिव किया जाएगा। इसका हार्डवेयर भी मैंने आपको बना के दिखाया है। तो अगर इंस्ट्रक्शन मेमोरी रेफरेंस की है और इनडायरेक्ट की है तो T3 में MAR टू AR वाला काम होगा। लेकिन अगर इंस्ट्रक्शन मेमोरी रेफरेंस की है और डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की है तो उस केस में T3 में कुछ नहीं होगा, ठीक है। और आपको याद होगा ये कंट्रोल वेरिएबल जो D7 बार IT3 जो हमने डिज़ाइन किया था ये बेसिकली ज़ीरो होगा उस केस में, ठीक है। और अकॉर्डिंग T3 वेस्ट जाएगा, ठीक है। उसके बाद T4 आएगा तो T4 में बेशक इंस्ट्रक्शन इनडायरेक्ट की थी या डायरेक्ट की थी, T4 से ऑनवर्ड उसकी एग्जीक्यूशन होगी। एग्जीक्यूशन मैं बार बार आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है, कि ये लेट से ये एग्जीक्यूशन है केस 0, केस 1, केस 2, केस 3 एंड सो ऑन, and add, load, store, branch unconditional, branch and save address and increment and skip F0। तो ये इस तरह से अपनी इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होंगी। एग्जीक्यूशन फेज़ वेरी करेगा कितने टाइम से ले रहा है। अगर एंड इंस्ट्रक्शन है तो फॉर इंस्टेंस 2 टाइम से में उसकी एग्जीक्यूशन फेज़ कंप्लीट होगा। ऐड भी 2 में हो रहा है, लोड भी 2 में हो रहा है, लेकिन ब्रांच स्टोर एड्रेस वो सिर्फ 1 टाइम से में उसका एग्जीक्यूशन फेज़ कंप्लीट हो रहा है। ऐसे 1 का ब्रांच अनकंडीशनल का 1 टाइम सेल में कंप्लीट हो रहा है, BSA का 2 टाइम सेल में कंप्लीट हो रहा है, और ISC जो इंस्ट्रक्शन है उसका एग्जीक्यूशन फेज़ 3 टाइम सेल में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो फैचिंग, डिकोडिंग और इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन, फैचिंग, डिकोडिंग एंड इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन ये कॉमन है टू ऑल द इंस्ट्रक्शंस। लेकिन एग्जीक्यूशन फेज़ जो है वो वेरी करता है, वो डिपेंड करता है इंस्ट्रक्शन टू इंस्ट्रक्शन। कुछ इंस्ट्रक्शन जो है वो एक साइकिल में भी उनका एग्जीक्यूशन फेज़ कंप्लीट हो सकता है, कुछ का 2 में हो सकता है, एंड सो ऑन, ठीक है। कमिंग बैक टू दिस फ्लो चार्ट, हमने ये देख लिया था अभी कि अगर इंस्ट्रक्शन मेमोरी रेफरेंस की है तो उस केस में अगर I 0 है डायरेक्ट में है, और अगर I 1 है तो उस केस में T3 में अगर इनडायरेक्ट है तो ये काम होगा, अगर डायरेक्ट है तो वेस्ट जाएगा और T4 से ऑनवर्ड एग्जीक्यूशन शुरू होगी। फर्दर अगर D7 जो है वो 1 है, अगर D7 1 है इट मीन वो रजिस्टर रेफरेंस या इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन होगी, यानी नॉन मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन होगी। उस केस में फर्दर अगर I 0 है तो वो रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन होगी, यानी अगर D7 1 है एंड I 0 तो ये आएगा इफ़ D7 इज़ 1 एंड I इज़ 0। तो अगर ये है पाथ तो इसका रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है, तो T3 टाइमिंग सेल में उसकी रजिस्टर रेफरेंस की एग्जीक्यूशन होगी, और ये एग्जीक्यूशन भी मैं आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है। टोटल 12 रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस थी, CLA से लेकर CLE, CMA, CME टिल हॉल्ट। इनके जो माइक्रोपेशंस हैं, कंट्रोल वेरिएबल्स हैं, वो सारे मैंने आपको दिखा दिए। और ये जितनी भी इंस्ट्रक्शन है ये सिर्फ हर इंस्ट्रक्शन जो भी है वो एक टाइम सेल में उनकी एग्जीक्यूशन होगी, और वो टाइम सेल है T3, ठीक है।
नेक्स्ट फ्लो चार्ट को अगर दोबारा देखें और उसमें यह है कि अगर इंस्ट्रक्शन नॉन मेमोरी रेफरेंस की है और I1 है, अगर नॉन मेमोरी रेफरेंस की इंस्ट्रक्शन और I1 है, यानी कि इट मीन्स इफ़ D7 is 1 and I is also 1, if D7 1 and I is 1, तो उस केस में इस राउट से हम आएंगे। इसका मतलब वो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन है, तो उस केस में T3 टाइम में उस इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन की जो भी है उसका एग्जीक्यूशन फेज कंप्लीट होगा। और अगर मैं यहाँ आपको दिखा दूँ तो इसमें जो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस हैं वो ये 6 इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। और ये भी T3 में प्रोसेस होंगी। PB11 मीन्स P मीन्स D7IT3, तो D7IT3B11, तो ये जितनी भी हैं इंस्ट्रक्शन वो एक ही टाइम फ्रेम में उनकी एग्जीक्यूशन फेज कंप्लीट होगा और साथ ही काउंटर एंड में रीसेट भी किया जाएगा। ऑब्वियसली काउंटर को रीसेट किया जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। आई होप इट इज़ क्लियर। तो ये इनपुट आउट इंस्ट्रक्शंस की बात कंप्लीट होगा। सो यहाँ पे इट मीन्स अगर D7 1 है एंड I is 1, तो उस केस में इनपुट आउट इंस्ट्रक्शन की कंप्लीशन होगी। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो है ये जो फेज़ है ये बेसिकली फ्लैग्स हैं और आर फ्लिप फ्लॉप जो है उसको सेट करने हैं, ठीक है। तो ये इंटरप्ट एनेबल फ्लैग है और इस दूसरे फ्लैग हैं, ये इनपुट आउटपुट से रिलेटेड हैं। जैसे मैंने ये इंटरप्ट साइकिल अभी नहीं बताया, तो ये भी हम लेटर ऑन चैप्टर 11 में देखेंगे दिस पार्ट, ठीक है। आई होप ये जो इंस्ट्रक्शन साइकिल है जो हमने इस चैप्टर को शुरू किया था, ठीक है, तो वो अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन साइकिल हमने माइक्रो लेवल पे देख लिया है। आई होप द थिंग्स विल बी क्लियर नाउ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।